नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में जहां पर हम आज करने वाले हैं सीटेट 2022-23 में और 24 वाले विगत वर्ष में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व। तो आइए देखते हैं, सीडीपी के प्रश्नों को आज करेंगे। तो सीडीपी में जैसे कि प्रश्न में आया है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस, यूं कहें तो इंग्लिश में। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुत सारे चीजों का ज्ञान होना। तो ऑप्शन में देखते हैं, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान है। ये हो सकता है हमारा आंसर, इसको हम लोग डाउट में रखेंगे। दूसरा है, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। रुझान को यानी जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट के आधार पर उनमें जो खोजने के जो अवसर हैं, उन चीज़ों को ये उपलब्ध कराती है। क्या? बहुबुद्धि सिद्धांत। उसके बाद है तीसरा, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ये भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, नहीं है। चौथा, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। यानी अनुभविक साक्ष्य यानी जो अनुभव से जो मिले हुए सबूत हैं, ये साक्ष्य हैं, उन चीज़ों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे, यानी हमें खोजना होगा कि जो है ये युग्म जो बना हुआ है उसमें सबसे कम सही होने की जो है संभावना कम है। तो पहला दिया है, बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट है कि बच्चे जो है भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। ये जो है चॉम्स्की ने कहा था। उसके बाद दूसरा है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। यानी भाषा और विचार प्रारंभ रूप से दो गतिविधियां इसमें सम्मिलित हैं। हाँ, ये तो वाइगोत्स्की ने कहा था। उसके बाद तीसरा है, भाषा विचार पर आधारित है। हाँ, बिल्कुल सही। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के आधार पर उन्होंने ये बताया था कि भाषा विचार पर आधारित है। यानी जब जब विचार आएंगे तब तब हमारे मन यानी अंतर मन में भाषाएं उसमें संचार होंगी, और उसी के आधार पर ही जो है इसमें आएंगी। उसके बाद चौथा है, भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। यानी भाषा जो है हमारे चारों तरफ फैला हुआ एक वातावरण में हुए जाने वाला उद्दीपक है। तो ये तो सही है, लेकिन इसे स्किनर ने नहीं बताया था। यानी ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अगला प्रश्न 3। अगला प्रश्न है,
3। तो इसमें दिया है सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खाली स्थान कहलाती है। यानी सामाजिक भूमिका यानी हमारे आसपास में जो बना हुआ समाज है उनमें मुख्य रूप से उसी कारण से हुई जाने वाली माने जाने वाली चीजों को, न कि क्या जीव वैज्ञानिक संपत्ति यानी हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, न कहे जाने वाली विशिष्टताओं को क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति तो एक हमारा आचरण है, स्वभाव है, ये हमारा नहीं हो सकता। ये तो एक बायोलॉजिकल संवेदना है ना, ये बायोलॉजिकल संवेदना है। ऑप्शन नंबर सेकंड है जेंडर भूमिका दबाव, यानी जेंडर पर यानी पुरुष और महिलाओं में दबाव दिया जाना। ये सामाजिक भूमिका तो है लेकिन मुख्य रूप से जीव वैज्ञानिक भी इसे मान सकते हैं, अतः ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। तीसरा है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। हाँ, तो रूढ़िबद्ध तरीके से पुरुष और महिलाओं में अंतर खोजने के कारण जो है इसमें हम रूढ़िबद्धता के आधार पर समाज के दृष्टिकोण के आधारित चीजों के कारण जो है रूढ़िबद्धता आएगी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 4। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। यानी हमें उस तरीके से यानी 20 और 21 के बीच के अंतर वाले प्रश्न को देखना होगा कि जो है हमारा सबसे सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। तो पहला, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली, संज्ञानात्मक का अर्थ होता है सोचने, समझने, विचार करने, हमारे मानसिक तरीके से एक तर्क लगाने की एक शैली को ही संज्ञानात्मक शैली कहेंगे। तो बोला गया है कि जो टीचर हैं वो शिक्षार्थियों को सीखने की जो शैली है, संज्ञान की जो शैली है उसको पहचानना और पहचान करके उस पर काम करते हुए शिक्षार्थी जो जो स्टूडेंट हैं उनके शैली को पहचानना, इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये जो है हमारा डाउट में जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता यानी सबकी जो एक पर्सनल इंडिविजुअलिटी है, इसको अलग अलग भिन्नता उसको बनाने के कारण जो है शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कम फीलिंग दे रहा है, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी अधिगम शैली यानी अपने सिखाए जाने की शैली, सीखने और सिखाए जाने की जो शैली है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी हमारा मिनिमम रूप से जा रहा है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 4, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत विभिन्न से बचा जा सके। यानी समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी जैसा भी उसका बैकग्राउंड है, उसका जो कल्चर है उसी को रखना चाहिए। तो एक नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, यानी कि यह हमारा आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ
दोस्तों कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। यानी उसके अलावा भी जो है सीखने के जांचने के रूप में बढ़ावा देते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। यानी आंतरिक पृष्ठ पोषण यानी उनको फीडबैक देने के लिए, यानी टीचर जो है कैसे प्रकार से पढ़ा रहा है उसके आधार पर उनसे पृष्ठ पोषण लेने के लिए। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो अवसर पर आधारित जो शिक्षार्थी हैं उनको जो है सुरक्षित वातावरण निर्माण हेतु उस पर काम करना। तो ये भी हमारा सुटेबल ऑप्शन नहीं लग रहा है। उसके बाद तीसरा, पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। यानी जो शिक्षार्थी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उस विषय पर उस विषय को अपने आंतरिक संज्ञानात्मक तरीके से उसको मनन करना। तो ये भी हमारा मिनिमम सुटेबल आंसर लग रहा है। अब जाते हैं चौथे पे ऑप्शन पे। तो चौथा ऑप्शन बोला है कि जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना या परीक्षण लेना। तो शिक्षार्थियों को अगर हम टेस्ट लेते रहें उनको रेगुलर टाइप से फ्रिक्वेंटली जितना भी पॉसिबल हो उतना लेते रहें तो इसके अलावा भी हमें सीखने के आकलन को बढ़ावा देता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खाली स्थान के समान है। तो इसमें दिया है पहला कि सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी जो सीख रहे हैं उसका आकलन करना, यानी जो हम सीख चुके हैं उसको टेस्ट करना। तो ये सीख थोड़े ना लिए हैं, हम लोग इसको सीख रहे हैं, हम खाना बनाने के लिए सीख रहे हैं। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिए सीखने के लिए आकलन, हाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी सीखने के लिए हम लोग उसको आकलन कर रहे हैं, उसको चख रहे हैं, चख करके ये देख रहे हैं कि क्या हमसे ये जो खाना है वो अच्छा बना है कि नहीं बना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अंतरपरक अनुदेशन है। अंतरपरक अनुदेशन यानी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन। पहला दिया है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ठीक, तो समूहीकरण होता है, क्या होता है, सबको अलग अलग समूह में बांटना और बांट करके उनको निर्देश देते हुए उन चीज़ों को करना और उनसे मुख्य रूप से उनमें जो सीखने के गुण हैं उनको अच्छे तरीके से और विकसित करना और उनको अलग अलग व्यक्ति के रूप में सिखाना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है,
सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह सुनिश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। यानी उनको सबसे पहले उनको क्लासरूम में यह जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि शिक्षा वर्ग में आएगा, क्या वो बच्चा जो है पढ़ने लायक है कि नहीं है। इस चीज़ों का जो परीक्षण करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसमें प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। हाँ, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखो माता पिता को सम्मिलित करना चाहिए क्योंकि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहेंगे, चाहे वो बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आए, किसी भी तरीके से वो जो है वर्ग में आए, तो माता पिता को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी हमें उसको अक्षमता, उसके जो ना करने की अयोग्यता है, यानी जो अयोग्यता है उसको जताने से पहले उसको मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी उसमें ये जो भाषा है, भाषा शैली का ज्ञान है, उसको हमें पहले टेस्ट करना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो जो है किस पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि वो किस तरीके से सीखने के लिए उजागर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खाली स्थान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो जैसे कि दिया है, शिक्षक की शिक्षण शैली, शिक्षक की शिक्षण शैली। तो शिक्षा जो अपने तरीके से जो सिखाते हैं वो हो सकता है, उसके अतिरिक्त भी सभी कारण जो है सीखने की अक्षमता यानी अयोग्यता उत्पन्न हो सकती है। तो एक हमारा डाउट में जाएगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, यानी कोई भी जो बच्चा है वो जन्म जब लेगा उससे पहले वो उसकी माँ जो है मदिरा सेवन करती है। तो ये जो है हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि मदिरा पान यह निर्धारित नहीं करेगी कि अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, तो ये नहीं होगा। तीसरा, मंद बुद्धिता, यानी उसकी जो सामान्य बुद्धि है उससे भी न्यूनतम बुद्धि में होना, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चौथा में शैशव काल के समय दिमागी बुखार, ये भी हमारा हो सकता है, लेकिन जो है जब बच्चा शैशव अवस्था में है, शैशव काल में जब वह पूर्ण रूप से वो उसी अवस्था में जीवन यापन कर रहा होता है, तो उसी समय दिमाग में जो बुखार चढ़ जाती है, तो ये उसका मुख्य कारण नहीं हो सकता कि उसमें अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है कि शिक्षक की शिक्षण शैली, यानी शिक्षक जिस तरीके से उस बच्चे को सिखाता है उस तरीके से जो है सिखाने की शैली के अतिरिक्त, सिखाने के स्टाइल के अतिरिक्त भी वो जो है सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है
सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समावेशी विद्यालय खाली स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो समावेशी विद्यालय का अर्थ होता है कि हर पृष्ठभूमि से आया हुआ बालक को समान रूप से शिक्षा देने की एक मुख्यतः कर्तव्य, ताकि सभी बच्चे समान रूप से सीख सकें। तो उनके अतिरिक्त जो है निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। तो पहला ऑप्शन दिया है, क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन में जो है सुटेबल नहीं बैठ रहा, क्योंकि हम पहले विश्वास करेंगे कि शिक्षार्थी सीख सकते हैं, तो विश्वास तो करना है, लेकिन क्या वो प्रश्नों पर मनन करता है यह हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वो तो सीख सकता है, लेकिन मनन करेगा या नहीं करेगा वो उस पर डिपेंड नहीं हम कर सकते कि वो करेगा कि नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर 2, क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। तो ये जो है परिवेश की योजना यानी अधिगम सीखने की एक परिवेश बनाने के लिए जो है समूह में जो कार्य करना, ये हमारा आंसर हो रहा है। लेकिन ये जो है मिनिमम पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्योंकि परिवेश में रहने और उस परिवेश को बनाने के लिए समूह में कार्य करना ये भी हो सकता है, लेकिन यह मनन पर आधारित नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट तीसरा, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि हम विशेष बालक यानी जो मनन करने वाले बालक हैं, पठन करके मनन करने वाले बालक हैं, उनको डिफरेंशिएट करके उसको अलग करके हम लोग उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं, क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। ये युक्तियां अपनाने पर आधारित है, यानी अलग अलग तरीके अपनाने पर आधारित है, तो उनको पूरा करने के लिए तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आवश्यकताएं तो है लेकिन उस मनन पर नहीं डिपेंड कर रहा है, हम लोग उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बाद नेक्स्ट पे चलेंगे क्वेश्चन 11, प्रतिभाशाली विद्यार्थी खाली स्थान है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी खाली स्थान है यानी अभिसारी चिंतक हैं, अपसारी चिंतक हैं, कि बहिर्मुखी हैं या बहुत परिश्रमी हैं। तो जैसे कि अभिसारी चिंतक है, अभिसारी का अर्थ होता है किसी एक चीज पर ध्यान रखते हुए एक चीज में ही उसको हासिल करने की चिंतन करना, उसमें डूब जाना, तो वो होता है अभिसारी चिंतक। जबकि अपसारी चिंतक का अर्थ होता है कि किसी एक चीज पर उसके विभिन्न आयामों अलग अलग तरीके से बहिर्मुखी दृष्टिकोण पर आधारित जानकारियों को इकट्ठा करते हुए उसमें चिंतन करना, ये होता है अपसारी चिंतक, यानी उसको डाइवर्ट तरीके से सोचने वाला व्यक्ति। तो जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है, जो इसमें टैलेंट होता है, जिसमें प्रतिभा होते हैं, वो जो है डाइवर्ट तरीके से यानी
अंतर बहिर्मुखी तरीके से वो जो है उसके विभिन्न आयामों को सोचते हुए वो जो है काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सारी चिंतक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो खाली स्थान में आते हैं। तो जैसे कि ये दिया गया है वेन डायग्राम के तरीके से। पहला में दिया है उच्च प्रेरणा, दूसरा में उच्च सर्जनात्मक यानी क्रिएटिव, उच्च बौद्धिकता। तो ये जो पूछा है कि सामान्य वितरण है यानी ये जो भाग है इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इसको पूछा है। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इन सब के बीच में आ रहा है यानी सब चीजों का यह जो है समावेश है। समावेश है मतलब सिग्मा इज इक्वल टू 0 पर ये नहीं होगा क्योंकि उसमें सभी प्रकार के ज्ञान है। पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसमें अपसारी चिंतन की संभावनाएं होती है, उसमें अपसारी चिंतक होता है वो, मतलब बहिर्मुखी ज्ञान वो रखता है। तो ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। 2 सिग्मा और 3 सिग्मा के बीच यानी ये होगा या ये होगा, इन दोनों के बीच में बता रहा है। तो ये दोनों के बीच में तो नहीं पूछा है, ये पूछा है करेक्ट टू करेक्ट बीच में ही। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद पूछा है 3 सिग्मा के बाद। 3 सिग्मा के बाद है मतलब इन तीनों का समावेश, उसमें उच्च प्रेरणा होगी, उसमें उच्च सर्जनात्मकता होगी, उसमें उच्च बौद्धिकता होगी, उसमें तीनों तरीके से जो है वो निपुण होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा, यानी हमें खाली स्थान को भरना है। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खाली स्थान होती है तब वे जल्दी खाली स्थान करते हैं। यानी किस पर आधारित है ये, गतिविधियों पर, एक्टिविटी पर। बच्चों का एक जगह से दूसरे जगह में जाना और अलग अलग तरीकों से सीखने की एक तरीका पर आधारित उन चीज़ों को करना अपने अपने हाथ से, अपने चीज़ों से। ऑप्शन 1 में दिया है कक्षा कक्ष में उपयोगी। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं तो कक्षा कक्ष में उपयोगी होती है, तब वे जल्दी विस्मरण करते हैं। नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित होती हैं, यानी गतिविधियां जो उनके कक्षा कार्य से केवल संबंधित होती हैं, ये भी नहीं होगा। नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि ये जो है बहुत सारी चीज़ों पर शामिल होता है। वह सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय है, ये वाला नेगेटिव वर्ड है, तो हमारा ये वाला भी सही आंसर नहीं होगा। उसके बाद चौथा है वास्तविक जीवन में उपयोगी। हाँ, जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में क्या दिया है। CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शिक्षार्थियों के लिए
व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की स्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। क्या विचार हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा यानी अपने इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस पर जो टैलेंट है उनके प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना, यानी जो नेगेटिव चीज़ है उनको छोड़ करके यथावत तरीके से उबरना, जिससे कि जितना भी सीखने की जो सक्षमता है, जितना भी सीखने में जो अभिरुचि है उन चीज़ों में सरलीकरण हो सके, सामान्य तरीके से हम आगे बढ़ पाए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है हमारा आंसर। उसके बाद है सेकेंड, प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। तो शिक्षार्थियों के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। तो व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, ये गलत है। इसको निकालना ही चाहिए, हमें गतिविधियां करानी चाहिए हमें विद्यार्थियों को। और है चौथा, गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो जैसा कि ऑप्शन नंबर 1 है एडवर्ड एल थार्नडाइक ने उन्होंने बताया था कि जो है इनको एक ट्रिक पे आधारित याद कर सकते हैं। जैसे डाई है, डाई यानी कोई व्यक्ति जब क्रिकेट खेलता है तो वो डाई मारता है, और डाई मार करके वो बॉल को कैच करने की पूर्णतः प्रयास करता है। लेकिन जब वो प्रयास करता है और उसमें असफल हो जाता है तो उससे क्या होती है, गलती होती है। तो उसमें क्या हुआ कि वो उसने प्रयास किया लेकिन उसमें के द्वारा त्रुटि हो गई। तो थार्नडाइक यानी इनके इन पर जो आधारित ज्ञान है, उनके जो खोज है वो प्रयास और त्रुटि पर आधारित है। यह जो है इस पर आधारित है, तो एक हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद है दूसरा में है JB वाटसन यानी वाट लगाना। वाट लगाया किस पर? व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, और व्यवहारिक तरीके से ये जो है अनुबंधन का सिद्धांत निकाले हैं। यानी अनुबंधन यानी कंडीशन, वो एक कंडीशन में जो चीज रहता है उसको और अच्छे तरीके से व्यवहारिक तरीके से सिखाते हैं, तो ये कंडीशनिंग करते हैं। तो उन्होंने कंडीशनिंग पर आधारित खोज की। उसके बाद है तीसरा एल्बर्ट बंडूरा। ठीक, तो एल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि जब कोई भी चीज हमारे समाज में होती है, हम उस चीजों को देखते हैं और उन चीजों को नकल करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनसे सीखते हैं। यानी ये इस पर आधारित है कि सामाजिक तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं। तो बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चौथा में जीन पियाजे महोदय जी ने
बताया था कि संज्ञानात्मक शिक्षा पर आधारित चीज़ों को, यानी अपने से तर्क लगाने, मानसिक तरीके से सोचने, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने, इस पर ये इन्होंने खोज किए थे, जीन पियाजे जी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। तो मॉडल्स को देख कर के उन मॉडलों के तरीके से उनकी नकल करना, इसको क्या कहेंगे? क्या इसको प्राथमिक अनुकरण कहेंगे? नहीं, को प्राथमिक अनुकरण नहीं कहेंगे। गौण अनुकरण में इसको भी गौण अनुकरण नहीं कहेंगे। सामाजिक अधिगम इसको कह सकते हैं कि हम समाज से सीख रहे हैं, उस चीज को हम अपने अनुकरण में उतार रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्यीकरण ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये दिया है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी वो गलतियां कर रहा है, पढ़ रहे हैं शिक्षार्थी और गलतियां कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं, सेकंड है पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि उसमें रेस्ट तो लेंगे लेकिन वो गलती फिर से होगा। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, यानी शिकायत करना चाहिए। तो ये 3 भी नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि हम छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम प्राचार्य के पास तो नहीं जा सकते। हमें हमें अपने आप से ही उनका समाधान करना होगा। के बाद है ऑप्शन नंबर 4, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो नहीं होगा ये 3 और 4 नहीं होंगे, 2 भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उनमें गलतियां खोजने के लिए, अगर हम उन गलतियों को ना हो यह चाहें, तो अनुदेशन कार्य उनके समय सारणी या उनके जो बैठने का क्रम है उसमें बदलाव करके हम उसमें गलतियों को सुधार सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये दिया है, खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी चीजें हैं? प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, ये तो है। प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न परिचित होंगे तो हम उसमें मतलब हम अपने तैयारी करने की जो विकास है उसको हम लोग और मजबूत तरीके से कर पाएंगे। लेकिन डर उससे भी, चिंता उससे भी नहीं भगेगी। उसके बाद है दूसरा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ये होगा हमारा आंसर कि परिणाम को अगर हम ना सोचें तो हमें चिंता नहीं होगी, यानी चिंता दूर हो जाएगी अगर हम परिणाम को ना सोचें। नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम की टेक्सोनोमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। ब्लूम की टेक्सोनोमी में बताया गया है कि जो
किसी व्यक्ति के जो संज्ञानात्मक विकास हैं, यानी उसे सोचने समझने और उस पर तर्क लगाने की जो तरीके हैं, उनके जो उद्देश्य हैं पर आधारित इसमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसमें जो है बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। उसके बाद है स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाला ग्रेड प्राप्त करना है, यानी रूप से पास होना है। तो अ का मुख्य उद्देश्य होगा निपुणता हासिल करना, क्योंकि उसको रोचक लग रहा है और वह जो है भविष्य में काम आएगा यह सोच रहा है, तो उसकी यह जो है निपुणता होगी। दूसरा में ब में इसीलिए पढ़ना चाहती है ताकि वो जो है दूसरे लोगों की तुलना में सबसे अधिक अंक सर्वश्रेष्ठ ला सके। तो ये हो जाएगा निष्पादन उपेक्षा। उसके बाद है स की निष्पादन यानी कम से कम वह जो है पास होना चाह रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पहला निपुणता हासिल करना चाह रही है, दूसरा में निष्पादन उपेक्षा, तीसरा में निष्पादन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। आप लोगों ने शेरशाह मूवी जो आई थी 2021 में उसको देखा ही होगा। तो जैसे कि कैप्टन विक्रम में, जिसमें कि सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने उसमें विशेष तौर पे काम किए थे, वो जो एक्टर थे उन्होंने, तो उन्हें मुख्य रूप से जो है अपने आंतरिक भाव से वो आध्यात्मिक तरीके से जुड़े हुए थे। तो उस पर आधारित यह प्रश्न है कि कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, संभवतः उन्हें खालिस्तान थी क्या? उनको पहला नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा थी? नहीं, को नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। दूसरा है आत्म सिद्धि की प्राप्ति, हाँ यह हो सकता है क्योंकि वो आध्यात्म तरीके से जुड़े हुए थे। तीसरा है अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, यानी अपना जो स्वार्थ है उस उन चीजों की आवश्यकता को त्यागना, तो ये नहीं होगा। चौथा है अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, तो इन ये भी उद्देश्य उनका नहीं था। उन्हें मुख्य रूप से अध्यात्म ज्ञान, यानी अध्यात्म ज्ञान होने से आत्म सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 22वां में है प्रतिक्रिया का विलोप होना, विलोप यानी छुप जाना, निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? यानी प्रतिक्रिया ना प्राप्त होना किस के बाद जो है सबसे अधिक कठिन है? तो पहला है आंशिक पुनर्बलन, दूसरा है निरंतर पुनर्बलन, तीसरा है दंड, चौथा है मौखिक भर्त्सना। तो पहला में दिया है आंशिक पुनर्बलन, यानी अंश रूप से उस चीज को फिर से रिवाइज करना, ये जो है सबसे उसके बाद अधिक कठिन हो जाता है कि वो जो प्रतिक्रिया है वो हमें प्राप्त ना हुई हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है
खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मतलब उस चीज में हम कितना मोटिवेशन डाल सकते हैं, उसमें कितना इनकरेज कर सकते हैं, उस पर आधारित है कि हम लोग पहला है ऑप्शन है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, यानी उनमें जो इंडिविजुअल तरीके से एक एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं उनमें ध्यान देकर कि वो किस तरीके से कामों को कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है हमारा आंसर, डाउट में रखेंगे। उसके बाद है सेकेंड, शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने। नहीं, इसमें सफलता को अगर हम उसमें तुलना कर रहे हैं तो उसमें हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि निपुणता की जो संभावना है उसमें हम मोटिवेशन नहीं कर सकते, प्रोत्साहित नहीं कर सकते। के बाद है तीसरा, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर। नहीं, इनको तो पढ़ने के लिए और उस चीज को होमवर्क देने के लिए हम लोग नहीं कर सकते, उनको मोटिवेट नहीं कर सकते। चौथा है अनपेक्षित परीक्षा लेकर। नहीं, यह भी नहीं होगा हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर, यानी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने पर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका मिलान उचित है। पहला दिया है शारीरिक विकास वातावरण पर आधारित है। वातावरण पर तो आधारित है, लेकिन शारीरिक विकास शरीर के जो विकास है, अगर वातावरण सही रहे तो शारीरिक विकास होगा। उसके बाद है सेकेंड संज्ञानात्मक विकास, यानी अपने माइंड की जो डेवलपमेंट है, परिपक्वता आएगी। उसके बाद तीसरा है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के आधार पर सामाजिक विकास होगा तभी जब वातावरण अच्छा होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। पहला दिया है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, यानी अपने उम्र के साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, ये हो सकता है। उसके बाद है सेकेंड चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, यानी चुनौतीपूर्ण कार्य जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्र करके पर काम करते रहना, ये भी ऑप्शन हमारा हो सकता है, लेकिन ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है। उसके बाद तीसरा देखेंगे क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, यानी उनको एक मैनेज करना। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाद है चौथा, चौथा में दिया है कि हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करने, यानी हम लोग इसमें दृढ़ रूप से अपने जो उम्र के जो बच्चे हैं उस पर प्रतियोगी भावना लाएं, कंपटीशन की जो मेंटेलिटी है उसको डेवलप करें। तो के अतिरिक्त भी कि बच्चा में कि संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक इसीलिए नहीं होगा, ऑप्शन 1 इसीलिए नहीं होगा कि जो सबसे सुटेबल जो तरीका है वो हम कंपटीशन के भाव से ही रख सकते हैं, ना कि मधुर संबंधों का विकास करना। बाद है 26
26 में दिया है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? पहला है, कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते। यानी बच्चे के विकास में परिवेश। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि हुई है मतलब उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो विकास में परिवेश की भूमिका इसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, सामाजिकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान। सांस्कृतिक संचरण यानी हमारे जो कल्चर में जो चीज़ें हो रही है, हमारे जो सांस्कृतिक तरीके से जो हमें प्राप्त है उन चीज़ों को करना समाज ही करण कहलाता है। दूसरा में संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना यानी इमोशनल सपोर्ट करवाना, हमारी जो भावना है उन पर भी सपोर्ट देना, उसको पॉजिटिव करना, उस पर पॉलिश करना और आगे बढ़ने की एक वैचारिक मंथन करना। तो ये विचार से संबंधित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे 28वां, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा में भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खाली स्थान की कठिनाई है। पहला है समायोजन की, यानी वो समायोजित कर पा रहे हैं कि किस में जो है जूस ज़्यादा है, मतलब जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है, तो ये समायोजन नहीं होगा हमारा आंसर। के बाद है अहम केंद्रिता, यानी अहम के कि कौन सा बड़ा, ये हो सकता है या वो हो सकता है, इस तरीके की एटीट्यूड की भावना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद तीसरा विकेंद्रीकरण, हाँ विकेंद्रीकरण होगा क्योंकि हम उसमें एक सेंटर तरीके से हम सोच रहे हैं कि उसके बहुआयाम तरीके से देख रहे हैं कि उसमें जो आयतन है वो किस तरीके से है, उसमें क्या बदला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चों के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कुहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है, यानी कर्नैल सिंह जो है टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनमें कार्यवाही भी हो चुकी है, दर्ज हो चुका है, लेकिन वो नहीं दे रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं देना चाहिए क्योंकि अनावश्यक बांध दे रहे हैं, उनको निर्माण हो रहा है, लाखों रुपए ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं। तो वे किस पर होंगे, परंपरागत नहीं, परंपरागत नहीं होगा क्योंकि पारंपरिक तरीके से हम लोग जैसे सोचते हैं अपने पूर्वज, वैसे ही अगर सोचेंगे तो वो उस स्थिति को यह नहीं समर्थित कर रहा है।
इस अवस्था में वो नहीं है। दूसरा है पश्च परंपरागत। पश्च यानी पीछे की जो सोचने की जो वैचारिक दृष्टि है उस पर अवस्था पे, हाँ, तो ये सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पश्च परंपरागत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तीसवा दिया है, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह है। तो ये जो बुद्धिमता है उस पर मानसिक प्रक्रिया है, और सृजनात्मक यानी क्रिएटिव तरीके से नए नए आइडियाज को सोचने और करने की जो एक कैपेबिलिटी है उसको सम्मिलित करता है, वो जो है स्पीयरमैन का जी कारक तो नहीं होगा। के बाद दूसरा है स्टर्नबर्ग की बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। त्रितंत्र दिया है यानी तीन तंत्र इसमें जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये जो है 30 क्वेश्चन का जो MCQ है वो समझ आया होगा। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे सेट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचें। और इसको लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।